तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हारुतो को जो कि अभी अभी सो के उठता है। जिसके बाद चारों से गुड मॉर्निंग करती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो तैयार हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार आज मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, और ये सोच के वो बहुत ज्यादा बेकार शक्ल बना रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि चारों से बुलाती है और वो उसे बताती है कि भाई ये रहा तुम्हारा आज का शेड्यूल। जिसके बाद में हारुतो बोलता है दिखाना। मुझे लगता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की वजह से आपको क्लास सी में रैंक कर दिया गया है, पर मुझे लगता है कि क्लास ज्वाइन करने के बाद आप टेस्ट में अच्छा करोगे और आपको रैंक ए क्लास आसानी से मिल जाएगी। जिसके बाद में हारुतो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखे हैं, और वो वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जो भी चार ने सिलेक्ट कर रखा है वो सब तो सीनियर सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद में चारों से बताती कि आपके लेवल के सब्जेक्ट तो यही हो सकते हैं। फिर हारुतो बोलता है कि यार ऐसा क्यों किया। फिर एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट लेके टीचर्स के सामने जाऊंगा तो सोचेंगे यार ये स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। मैंने इसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगता है कि इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। और ये सब सोच के हारुतो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यही हारुतो चाहता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है उतने में चारों से रोक लेती है और बोलती है कि भाई एक हक तो देना। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिस हारुतो से मिलने उसके घर पे आती है, जहाँ पर हारुतो से अपनी अटेंडेंट लीजा से मिलवाता है जो कि एक ड्रैगन होती है। जिसे देखने के बाद में एरिस बोलते हैं कि हाँ तो मान ले तो यही अटेंडेंट हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो, लीजा और एरिस कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। जिसके बाद में एरिस हारुतो से कहती है कि क्या तुम क्लास सी के अंदर में हो, तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास सी में कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि उन्हें रिटन एग्जाम के बेस में किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और जब एरिस जा रही होती है उसके बाद में लीजा हारुतो से कह रही होती है कि क्या ये लड़की सच में इंसान है, मुझे तो इतने पास से देखने के बावजूद भी पता नहीं चला कि ये एक इंसान है या डीमन है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि चाहे वो इंसान हो या डीमन हो वो हमारे लिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उसके बारे में अभी मत सोचो। फिर लीजा कहती है ठीक है। इसके बाद में हारुतो अपनी सी क्लास के अंदर में एंटर करता है जहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट उससे घूर रहे होते हैं। फिर हारुतो सोचता है कि यार ये मुझे घूर क्यों रहे हैं। जिसके बाद में उसे याद आता है कि हाँ मैं स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो गया था, शायद इसकी वजह से वो मुझे घूर रहे होंगे। जिसके बाद में हारुतो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ का टीचर उन्हें बताता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ और जो भी इसमें अच्छा करेगा उससे प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लास में उसके एग्जाम के नंबर के बेस में। फिर हारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि यार एक और पेपर अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा बेकार करूंगा तो शायद मुझे स्कूल से अभी ही निकाल दे। और वो खुश हो रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि उसके पास में पेपर आता है जो कि हारुतो को बहुत ज्यादा आसान लग रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार ये तो बच्चों के लेवल का टेस्ट ले रहे हैं, ये सब तो मैंने अपनी बहन के साथ में बचपन में ही सॉल्व कर रखा है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और वो सोचने जाता है कि यार अगर मैं इसमें सब कुछ गलत शलत लिखूंगा तो इनको मेरे पे शक हो जाएगा, इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो 60 मार्क्स लेके आए इस आसान से पेपर में। और वो ऐसा ही करता है, वो 60 मार्क्स तक का लिख देता है, फिर वो सबमिट कर देता है। जिसके बाद में टीचर सबका पेपर देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस टेस्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 20 होना चाहिए, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई लेके आने वाला है। और ऐसा ही होता है। पर उसके बाद में वो हारुतो का पेपर देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये एक बच्चा है जो 60 मार्क्स लेके आया है। उसके बाद में सब उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। फिर हारुतो को समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था, बल्कि जो मेरी बहन है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके लिए तो ये बच्चों का खेल ही होगा, पर इन सब स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम था और मेरी इसी मिस्टेक की वजह से अब मुझे क्लास ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो उदास हो जाता है। फिर जैसे ही वो क्लास ए के अंदर में जाता है वहाँ पर वो देखता है कि एरिस और प्रिंस लायोस उससे देख रहे होते हैं और जैसे ही वो उसे घूरना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में वापस से हारुतो क्लास से बाहर जा रहा होता है। इतने में वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ बैठा देते हैं और वो हारुतो के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है जो अपना नाम बताती है ओराटोरिया वेलकम। इसके बाद में हारुतो सोचता है कि यार ये टीचर तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोफेसर उन तीनों के ऊपर में उंगली करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो जो तुमने पहले साल के अंदर में ही मेरी एडवांस क्लास को ज्वाइन कर लिया, और मैं तुम्हें बता दूं अगर तुमने इस क्लास में बहुत ज्यादा बेकार किया तो मैं तुम्हें अभी ही स्कूल से निकाल दूंगी। जैसे सुनने के बाद में हारुतो खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो प्रोफेसर बताती है कि आज मैं मेन एट्रीब्यूट और सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाली हूँ। और उसके बाद में वो एरिस को बुलाती है और अपने मैजिकल बॉल में उसे अपनी मैजिक को छोड़ने को कहती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिस की सारी मैजिकल एट्रीब्यूट्स हमें दिखने लग जाते हैं। जिसके बाद में टीचर उसे बताती है कि तुम्हारा तो मैजिकल लेवल अभी 5 का ही है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर एरिस को कहती है कि तुम्हें मेरी लैब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। के बाद में एरिस कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर एरिस की एट्रीब्यूट के बारे में बता रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में एट्रीब्यूट है वो है केओस का, और बाकी एट्रीब्यूट तुम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें जो हम इस क्रिस्टल की मदद से नहीं देख सकते हैं। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि क्या एरिस का एट्रीब्यूट देखना इतना ज्यादा मुश्किल है उस मैजिकल बॉल की मदद से। उसके बाद में हारुतो अपने मैजिकल पावर से एरिस के एट्रीब्यूट देखता है तो उसे साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है जिसे हम नंबर में बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हालात के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर बताती है कि जो सेकेंडरी एट्रीब्यूट से अपनी मैजिकल पावर को यूज करता है तो उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में। फिर उसके बाद में प्रोफेसर प्रिंस लायोस से पूछती है कि ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा यूज करता होगा, इसीलिए वो आसानी से उसे यूज कर पा रहा है। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारा एंगल तो सही है पर रिसर्च से हमें पता चला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। के बाद में हारुतो कहता है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारी मैजिकल पावर को एनहेंस कर देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो हारुतो से
पूछती है कि तुम्हें हिडन एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या पता है। जिसके बाद में हारुतो अपने मन में सोचने जाता है कि हिडन एट्रीब्यूट्स के बारे में तो मुझे अपने एडवांस मैजिकल स्पेल की वजह से पता है। जैसे कि जब मैंने एरिस को जब एनालाइज किया था तब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो काफी ज्यादा हिडन होते हैं, इसलिए मैं उसे हिडन एट्रीब्यूट्स कहता हूँ। और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने दोस्तों को ही बता रखा था, जैसे कि चार, फ्ले और लीजा को। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर बार बार हारुतो से पूछ रही होती है बताओ बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। इसके बाद में हारुतो बताता है कि मुझे लगता है कि सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स में कुछ ऐसे हिडन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स की जो पावर है वो बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। इसके बाद में प्रोफेसर वापस से चौंक जाती है और बोलती है कि तुम्हें सब चीज के बारे में कैसे पता है। ये तो विज आउल की लेटेस्ट रिसर्च से हमें अभी तक पता चला है और इसके बारे में हमने ना रॉयल्स को बता रखा है ना किसी और को इस रिसर्च के बारे में पता है, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, बताओ मुझे। फिर प्रोफेसर बता दी कुछ सालों पहले से हमें एक रिसर्च पेपर आ रहे हैं वाइस आउल की तरफ से, हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर जो उनके रिसर्च पेपर है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और टू दी पॉइंट होते हैं। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़के हो। जिसके बाद में वो प्रोफेसर हारुतो से कहती है क्यों ना तुम मेरी लैब को ज्वाइन कर लो। जिसके बाद में हारुतो साफ साफ मना कर देता है और फिर वो वापस से एरिस से बोलती है कि तुम भी मेरी लैब को ज्वाइन कर लो। फिर एरिस भी मना कर देती है। फिर प्रोफेसर हारुतो से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम शायद से वाइस आउल हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि हारुतो को याद आता है कि मुझे लगता है कि वाइस आउल जैसा नेम मुझे तो लगता है कि एक ही इंसान रख सकती है, और वो सोच के वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि एरिस और प्रिंस लायोस उसको बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग हो। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और एरिस अपनी प्रोफेसर को अपनी रिसर्च देते हैं, जिससे देखने के बाद में वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब जो हमारा लैब है वो बच पाएगा और एक साल और चल पाएगा। जिससे सुनने के बाद में हारुतो कहता है कि वाह इन्होंने हमारा यूज किया ताकि ये अपने लैब को बचा पाए। फिर उसके बाद में प्रोफेसर वहां से चली जाती है। फिर हारुतो सोच रहा होता है कि आज मुझे बिल्कुल भी नहीं आना था, बल्कि आज जो मेन बॉडी है उसे आना था। यानी कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बैठा है ये एक्चुअली में हारुतो का क्लोन है। फिर इतने में हम देते हैं कि हारुतो का क्लोन जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो वहां से जा रहा होता है। इतने में उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। फिर वो सोचता है कि क्या ये एक मर्डर है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर बोलती है कि अरे हाँ मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी, कल ये नोबल हमारे वहाँ पर चिल्लाते हुए आ रहा था और इसने बताया कि इसके ऊपर में कोई अजीब सा स्पेल किसी ने लगा दिया है जिसे वो चाहता था कि वो हटाए। फिर वो प्रोफेसर बताते कि मुझे तो लगता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक है। फिर वो प्रोफेसर बोलती है कि वाह क्या टाइमिंग है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी एंशिएंट मैजिक की रिसर्च में। फिर उसके बाद में प्रोफेसर एरिस से बोलती है कि जरा इसके राइट हैंड को टच करना, तो फिर एरिस टच करती है और बोलती है कि सिलेंडर की शेप में और वो पारदर्शी भी है। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक एंशिएंट मैजिक हो सकता है। अगर तुम इसमें हीलिंग मैजिक का इफेक्ट डालोगे तो ये अंदर की तरफ जाता है, बेइंतहा दर्द पहुंचाता है, तो इसके अंदर में हम कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसके ऊपर में लकड़ी से वार करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा डैमेज है इसकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। फिर वो प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हें पता चला कि ये क्या है। जिसके बाद में एरिस कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये एट्रीब्यूट लेस मैजिक हो सकता है। इसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर प्रोफेसर बताती है कि ये एक बैरियर मैजिक है, वो भी एट्रीब्यूट लेस। फिर हारुतो चौंक जाता है और बोलता है कि इस प्रोफेसर ने पता लगा लिया कि एक बैरियर मैजिक का एट्रीब्यूट हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर हारुतो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉडर्न मैजिक और एंशिएंट मैजिक के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। फिर हारुतो कहता है कि एंशिएंट मैजिक तो शायद से पुराना मैजिक है। और ये सुनने के बाद में प्रोफेसर एरिस से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। जिसके बाद में एरिस कहती है कि जो एंशिएंट मैजिक है वो किसी भी टाइप के एट्रीब्यूट से बंधा हुआ नहीं होता है, और मुझे तो लगता है कि बैरियर मैजिक के पीछे में बहुत सारी अनसुलझी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने लिटरेचर में पढ़ रखा है कि ऐसे भी स्पेल एग्जिस्ट करते थे पहले जिसके अंदर में हमें कोई भी मैजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए जो तुम इसकी बॉडी में सिलेंड्रिकल शेप का बैरियर मैजिक देख रहे हो 12 घंटे से इसके ऊपर में लगा हुआ है और उसे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही लगा रह सकता है। जैसे सुनने के बाद में एरिस पूरी तरह से चौंक जाती है और बोलती है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो एंशिएंट मैजिक को यूज कर रहा है, वो भी इतनी हद तक। प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो ऐसे लेवल के मैजिक को यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका लेवल एटलीस्ट 80 से तो ऊपर ही होगा। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि किस इंसान ने इसके ऊपर में ये वाला स्पेल लगाया होगा। जिसके बाद में एरिस कहती है कि मैंने तो इसके ऊपर में ये वाला स्पेल नहीं लगा रखा है। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ तुमने नहीं लगाया होगा, पर जब मैंने इस नोबल से पूछा था कि तुम्हारे ऊपर में किसने स्पेल लगाया तो ये कुछ भी नहीं बता रहा था, पर इतना होता है कि जिस किसी ने भी तुम्हें बचाया उसी ने शायद ये वाला स्पेल लगा रखा है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर उस नोबल को बहुत बुरी तरह से मारती है और बोलती है कि जल्दी बताओ तुम्हारे ऊपर में ये वाला स्पेल किसने लगाया। फिर उसके बाद में नोबल जाग जाता है और बोलता है तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं प्रेस्टीजियस फैमिली से आया हूँ। उसके बाद में वो प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ ठीक है, जल्दी बताओ कि तुम्हारे ऊपर में वाला स्पेल किसने लगाया, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिसके बाद में वो नोबल कहता है कि मुझे उसकी असलियत नहीं पता है, पर मैंने उसे जब देखा था तब वो पूरे काले कपड़े में था और उसकी कुछ अजीब सी आवाज भी थी। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसे इतना ही पता है। जिसके बाद में वो हारुतो से पूछती है कि हारुतो मैंने सुना है कि तुम्हारे रीजन के बॉर्डर में एक हीरो ऑफ जस्टिस लोगों को बचाने के लिए सामने आया था, और जैसे ही तुम कैपिटल के अंदर में आए तो वो भी यहाँ पर आ गया, तो मुझे तो लगता है कि उसका तुम्हारे से कोई ना कोई रिलेशन है। जिसके बाद में हारुतो पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है मेन बॉडी तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर रियल हारुतो आ जाता है और बोलता है कि हे प्रोफेसर उसे परेशान मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने ही इसके ऊपर में वाला स्पेल लगाया था और मेरा उस लड़के से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुशी आती है हारुतो को देखकर। जिसके बाद में हारुतो प्रोफेसर को बताता है कि मैं यहाँ पर आया था सिर्फ और सिर्फ एक इवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। जिसके बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि
अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया उस ईवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो स्कूल में यहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद में हारुतो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई सच में ईवल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। फिर वो अपने मन में सोचता है कि यार मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर हारुतो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में उस नोबल से कहता है कि अगर तुम डुअल को कैंसिल कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर में से मैजिक हटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद में नोबल कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद में हारुतो कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि उसे प्रोफेसर अपनी मैजिक से पकड़ लेती है और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाली हूँ तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, तुम इस मैजिक से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हो और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिसे सुनने के बाद में हारुतो उसके मैजिकल स्पेल को तुरंत ही तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद में वो प्रोफेसर पूरी तरह से चौंक जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। जिसके बाद में हारुतो उस प्रोफेसर को भी जाम कर देता है उसकी जगह पर और वो अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही होती है। उसके बावजूद भी वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि अब मेरे पास में 824 क्वेश्चन है जो मुझे इससे पूछने हैं। इतने में हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर को एकदम से बहुत ज्यादा तेज वॉशरूम आ जाता है और वो हारुतो से बोल रही होती है कि मुझे रिलीज करो, मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइम बीतता जाता है और प्रोफेसर का प्रेशर बढ़ते चले जाता है। जिसके बाद में वो थक हार के बोली देती है कि ठीक है आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद में हारुतो उसे छोड़ देता है और उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। तो इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हारुतो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में अपनी पावर को यूज करने वाला है और वो एक डीमन से भी लड़ेगा एकेडमी के अंदर में। और हमें कुछ इवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी देखने को मिलने वाले हैं जिनसे हारुतो टकराएगा और हारुतो के बाकी सारे दोस्त भी उसे बचाने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अगला एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और चार ने ये तक कहा है कि क्या अगला एपिसोड सच में लास्ट एपिसोड होगा। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that